Good morning, dear students. I am Sandeep Kumar, Economics Faculty at Shiv Jyoti Educational Group Kota. In today's class, we will be discussing about the Chapter 3, Money and Banking, and Chapter 5, Government Budget, which is under Macroeconomics. As we can say that we already have taken the videos of the same. Again, revision, and this time we are giving you the overview of both of the chapters so that it will be more convenient for you to fight the exams. Fine. So now let's begin with the chapter number 3, which is money and banking. What is money and why does it refer to the banking system? So here at first we have meaning of money. Money hoti kya hai beta? In general terms, basically we use the same term many of the times कि money है या money नहीं है, money के transactions. But what does actually money mean? So money is anything which is a type of medium of exchange for the goods and services. कोई भी एक ऐसा मीडियम जिसके बिहाफ पे हम किसी भी तरह के गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज कर सकते हैं. दैट कैन बी इंटरनली और एक्सटर्नली. फाइन. जैसे पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था बेटा, गुड्स के बदले में गुड्स, सर्विसेज के बदले में सर्विसेज को एक्सचेंज कर लिया जाता था. बट नाउ ऑनवर्ड्स हमारा जो इन्वेंशन हुआ है, इनोवेशन हुआ है, दैट व्हाट डज इट से कि एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश पीरियड बार्टर सिस्टम को कन्वर्ट कर दिया गया इनटू द मॉनेटरी सिस्टम और इस मॉनेटरी सिस्टम के बेसिस पे इन्वेंशन हुआ मनी का. एट प्रेजेंट एरा इन इंडिया व्हाट एवर वी आर यूजिंग एज मनी, दैट इज व्हाट एज द करेंसी विच इज रुपीज. ठीक है, रुपी हमारी कंट्री की करेंसी है, वही मनी है, क्योंकि उसी के बिहाफ पे हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसफर करते हैं और अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं. पॉइंट नंबर 2 इज मनी सप्लाई. व्हाट डज दिस मीन? मनी सप्लाई क्या होता है बेटा? बेसिकली जो करेंसी को आरबीआई इशू करता है, उस इशूड करेंसी को पब्लिक तक पहुंचाया जाना, और प्रेजेंटली मार्केट में उसकी कितनी अवेलेबिलिटी है. आई रिपीट, जो भी करेंसी इशू की जाती है बाय आरबीआई, मैं स्पेशली इंडिया की बात कर रहा हूं, और उस करेंसी का कितना पार्ट पब्लिक के पास है, कितना सप्लाई वहां से हो रहा है, अवेलेबिलिटी क्या है उसकी मार्केट में, दैट इज अ टाइप ऑफ मनी सप्लाई. नेक्स्ट इज मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक. हाउ डू कमर्शियल बैंक्स क्रिएट मनी? मनी क्रिएशन कैसे करते हैं वो? तो देखिए बेटा, जो अथॉरिटी है, जो सोल अथॉरिटी ऑफ द करेंसी इशू, वो तो है आरबीआई के साथ. मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी भी मैं आपको आगे फिर से सेम चीज रिपीट करके बताऊंगा इन द फंक्शंस ऑफ आरबीआई. लेकिन स्टिल कमर्शियल बैंक्स का भी अपने एक वाइटल रोल होता है. वो रोल क्या है, कैसे है बेटा? जितना भी अमाउंट बैंक्स को रिसीव होता है बाय द कस्टमर्स या जो अकाउंट होल्डर्स हैं, उनके बाद जो अमाउंट उन्हें रिसीव होता है उसका बाइफर्गेशन किया जाता है. और बाइफर्गेशन किस बेसिस पे होता है? ऑन द बेसिस ऑफ दिस एलआरआर. एलआरआर क्या है? दिस इज लीगल रिजर्व रेशियो. और इनिशियल डिपॉजिट्स का एक पर्टिकुलर अमाउंट विड्रॉ किया जाता है, उसमें से मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट को फिक्स कर दिया जाता है. फर्दर उसका भी बाइफर्गेशन होता है अंडर सीआरआर एंड एसएलआर, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. एक पार्ट कमर्शियल बैंक अपने पास रखेगा, तो दूसरा वाला पार्ट जो है वो आरबीआई के पास डिपॉजिट करवाया जाता है एज सिक्योरिटी. क्लियर है बेटा? तो इस तरह से क्रिएशन किया जाता है करेंसी का या मनी का क्रिएशन. अब वो जो उन्होंने पार्ट यहां पे रिजर्व कर लिया है, दैट विल बी सेव्ड. अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा जितना भी अमाउंट रिमेनिंग रह जाएगा, दैट विल बी गिवन एज अ लोन टू द कस्टमर्स. देन फिर दोबारा जो डिपॉजिट्स होंगी उसमें से फिर उस सर्टेन पार्ट को, जो परसेंटेज रेशियो डिसाइडेड होता है, उसको फिर से सेव कर लिया जाएगा. अगेन दैट विल बी बाइफर्गेटेड as CRR and SLR and the repetition will be going on. इस तरह से इसका रोटेशन रेपिटेशन चलता रहता है बेटा. नेक्स्ट इट कम्स मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक. अभी तक जो हमने बात की बेटा, ये कुछ वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि रिलेटेड थे मनी से. अब बात करते हैं बैंकिंग पार्ट. क्या है बैंकिंग सिस्टम? सो एट फर्स्ट वी हैव द एपेक्स बॉडी जो कि हमारी कंट्री में काम कर रही है. एक सोल अथॉरिटी अपने आप में, जो कि हर एक तरह की करेंसी पेपर को इशू कर रही है. एज वी नो दैट हमारे पास पेपर करेंसी इशूड होती है और साथ में कॉइन्स भी हैं, जिसके लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं बेटा, दैट यू शुड कीप दिस इन योर माइंड कि जितनी भी करेंसी इशू होती है उसमें से अपार्ट फ्रॉम ₹1 नोट, जितने भी नोट्स हैं 2 to 2000, ₹2 के नोट से लेकर के 2000 तक के जितने भी नोट होते हैं बेटा, सारे नोट्स कौन इशू करता है? ओनली दिस आरबीआई, दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. क्लियर? रही बात अब ₹1 के नोट की,
1 रुपी नोट वो कौन इशू करेगा? सो 1 रुपी नोट एंड ऑल द कॉइन्स, जितने भी कॉइन्स हमारी कंट्री में यूज में आते हैं, वो दोनों चीजें मीन्स कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट इज इशूड बाय फाइनेंस मिनिस्टर और वी कैन से बाय इंडियन गवर्नमेंट। आप देखिएगा उसके ऊपर लिखा होता है भारत सरकार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यही इसका रिकॉग्नाइजेशन होता है। क्लियर है बेटा? तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक। कौन है सेंट्रल बैंक? दिस इज अ टाइप ऑफ एपेक्स बॉडी which controls all the commercial banks and the monetary system of the country। हमारी कंट्री में जितने भी अलग अलग तरह के कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सबको कंट्रोल करने के लिए एक सोल अथॉरिटी है, एक एपेक्स बॉडी है। उस एपेक्स बॉडी को ही कहा जाता है सेंट्रल बैंक, जो कि हर एक कंट्री में एग्जिस्ट होता है। एज वी हैव आरबीआई एज अ सेंट्रल बैंक, हमारी कंट्री में इंडिया में सेंट्रल बैंक की एक तरह से क्या है? आरबीआई के रूप में यहां पे, और वी कैन से दैट आरबीआई इज इटसेल्फ अ सेंट्रल बैंक। क्लियर बेटा? नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन कौन से फंक्शंस प्ले करता है? सो दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। मैं फिर से इसको रिकैप्चुलेट करता हूं कि सबसे पहला जो काम है दैट इज व्हाट? इशू ऑफ करेंसी। करेंसी को इशू करने का काम कौन करता है? आरबीआई, एक सोल अथॉरिटी है। इसके अलावा और कोई भी इसको इशू करने की अथॉरिटी नहीं रख सकता है। क्लियर बेटा? ओके, नेक्स्ट थिंग इज दैट जितने भी तरह की रेट्स होती है सच एज बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इंटरेस्ट रेट, कैश रिजर्व रेशो, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, लीगल रिजर्व रेशो, इन सबका जो परसेंटेज क्राइटेरिया है उन सबको डिसाइड कौन करता है? ओनली आरबीआई करता है। एज अ कस्टडियन, कस्टडियन के अंदर क्या होगा? जितने भी कुछ अलग अलग तरह की करेंसीज अदर कंट्री से हमारे पास आती हैं या कुछ सिक्योरिटीज जो कि हमारी कंट्री के अलावा किसी और कंट्री से बिलोंग करती हैं, वो उन सारी करेंसी को और इस तरह की सारी सिक्योरिटीज को अपनी कस्टडी में रखता है। कमर्शियल बैंक्स को यहाँ पे कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई उनके पास इस तरह का लीगल राइट नहीं है कि वो अपने पास इस तरह की सिक्योरिटीज को रख सके। ओके, देन द नेक्स्ट इज और क्या क्या हेल्प करता है? अगर कभी भी कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है कि कमर्शियल बैंक्स लोन ले रहे हैं फ्रॉम द अदर बैंक्स या कहीं और एक्सटर्नल यूजेस से अगर अपने लोन्स ले रहे हैं, या फिर किसी भी तरह की कोई थेफ्ट हो जाती है बैंक में, तो ऐसी सिचुएशन में जब कस्टमर्स बैंक से अपना अमाउंट रिफंड लेते हैं और कोई भी कमर्शियल बैंक उस अमाउंट को रिफंड नहीं कर पाता, कैपेबल नहीं है क्योंकि उसके पास इतना अमाउंट नहीं होता, तो उसकी हेल्प कौन करेगा? ओनली आरबीआई। ठीक है, तो एट अ लास्ट मोमेंट आरबीआई ही एक ऐसी मॉरल अथॉरिटी है जो कि इस तरह की हेल्प अपने कमर्शियल बैंक्स को प्रोवाइड करवा सकता है। इसके अलावा और भी एक तरह का वी कैन से दैट दिस इज अ गवर्नमेंट बैंक। गवर्नमेंट का ही बैंक होता है। गवर्नमेंट के जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड जितने भी फंड्स बनाए जाते हैं, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस है, उन सबको अपनी कस्टडी में आरबीआई रखता है। एंड द लास्ट इज बैंकर्स बैंक। हर एक बैंक का बैंक होता है, जैसे हम पब्लिक का जो बैंक है वो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, उसी तरह से हर एक कमर्शियल बैंक को अपना अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है इन आरबीआई, सो दैट उनके भी ट्रांजैक्शंस वहां से इजीली हो सकते हैं। क्लियर बेटा? सो दिस वाज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, व्हिच इज द चैप्टर नंबर 5 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो हियर द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज मीनिंग ऑफ बजट। क्या होता है बजट? Already we have discussed this is a type of financial estimated statement which includes expenditures and income of the government in the upcoming financial year। ये एक तरह का ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है बेटा जिसके अंदर गवर्नमेंट इस चीज को इंक्लूड करती है कि अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर जो भी होगा या बजट ईयर होगा, उसमें गवर्नमेंट को कौन कौन सी इनकम रिसीव होंगी, कितना अमाउंट रिसीव हो सकता है एज रेवेन्यू और कितना एक्सपेंडिचर हो सकता है। गॉट इन माय पॉइंट? तो वही होता है एक गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट इसको इशू करती है, इस वजह से हमने इसका नाम गवर्नमेंट बजट रखा गया है। ठीक है, इन 2016-17 एक प्रपोजल दिया गया था पार्लियामेंट में, दैट वाज व्हाट कि अर्लियर वी हैव बीन डिक्लेयरिंग 2 बजट्स। पहले हमारी कंट्री में बेटा 2 तरह के बजट्स को डिक्लेयर किया जाता था। द वन वाज जनरल बजट एंड अनदर वाज रेलवे बजट। बट आफ्टर 2017 इन दोनों बजट्स को मर्ज कर दिया गया और मर्ज करके एक सिंगल बजट स्टार्ट किया गया, और वो कौन सा होता है? गवर्नमेंट बजट। क्लियर है बेटा? एक जनरल बजट है, गवर्नमेंट बजट, उसी के अंदर अब दोनों चीजों को इंक्लूड कर दिया जाता है। पॉइंट नंबर 2 इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इस गवर्नमेंट बजट के?
सो ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतने से हैं बेटा कि जितने भी रिसोर्सेज हमारी कंट्री में अवेलेबल हैं उनका रीअलोकेशन किया जाए। मीन्स टू से जो भी रिसोर्सेज, मॉनेटरी रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज है, उन सभी रिसोर्सेज को क्यों ना हम एक राइट डायरेक्शन में यूज में ले सके, एक सुटेबल वे में हम उन सभी तरह के रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन इजी गोइंग कर सके। और क्या हो सकता है कि एक एस्टिमेशन, एक फोरकास्टिंग की जा सकती है, जैसे कि कुछ प्लान एक्सपेंडिचर्स होते हैं, कुछ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स होते हैं, या गवर्नमेंट कुछ अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजीज, प्लान्स, स्कीम्स को डिक्लेयर करती है, तो उसके लिए बजट को बनाना जरूरी है कि दैट मीन्स हमें कौन से डायरेक्शन में, किस पर्टिकुलर सेक्टर में कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, कहां से कितना हमें रिसीव हो सकता है, एंड सो ऑन। कंपोनेंट्स ऑफ द बजट, बजट के बेसिकली बेटा दो कंपोनेंट्स होते हैं। वी हैव टू कंपोनेंट्स ऑफ द बजट, द वन इज रेवेन्यू बजट एंड द अनदर इज कैपिटल बजट। फर्दर इनके बाइफर्केशंस ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, मैं फिर से एक बार आपको इन ब्रीफ बता देता हूं कि जो रेवेन्यू बजट है दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज रेवेन्यू रिसीट्स एंड अनदर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीट्स को भी दो तरह से बाइफर्केट करेंगे, टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स। टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स को भी हम डिवाइड करते हैं इनटू टू पार्ट्स, वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड द अदर इज इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होगा बेटा टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर? जो गवर्नमेंट को टैक्सेस रिसीव होते हैं, कुछ तो डायरेक्टली रिसीव होते हैं बाय द इंडिविजुअल्स लाइक इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड ऑल, कॉर्पोरेट टैक्स, ये होगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से होंगे? जिनका की बर्डन पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर किया जा सकता है, जैसे ही सेल्स टैक्स, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये हुआ टैक्सेबल रिसीट्स। नॉन टैक्स रिसीट्स कौन सी होंगी? तो उसके अंदर कौन सी बेटा? पेनल्टीज एंड ऑल, फाइन चार्जेस, चालान एंड इसके अलावा कुछ कमर्शियल रिसीट्स होती है गवर्नमेंट को, जैसे रेलवे, अपने अपनी गवर्नमेंट इंडस्ट्री दैट वी नो। तो हम रेलवे से जो सर्विसेज लेते हैं, बदले में जो अमाउंट पे कर रहे हैं वो गवर्नमेंट के लिए एक तरह का रेवेन्यू होगा, लेकिन उस पर टैक्स नहीं दे रहे हैं, वो टैक्सेबल रिसीट नहीं, दैट इज नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट। क्लियर? अब आते हैं हम इसके एक्सपेंडिचर वाले पार्ट पे। तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कौन कौन से हो सकते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कैन बी as planned expenditure and non-planned expenditures। तो प्लान एक्सपेंडिचर्स कौन से होंगे बेटा? कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो कि गवर्नमेंट ऑलरेडी प्लान कर लेती है कि किस सेक्टर में पर्टिकुलर कितना हमें इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे कुछ स्कॉलरशिप्स हो सकती हैं बेटा, गवर्नमेंट ऑलरेडी डिसाइड कर लेती है कि अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में हमें कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स देनी है, ठीक है। विडोज के लिए कौन कौन सी चीजें प्लान करनी है, कहां कहां पे इन्वेस्टमेंट करना है, या अगर कुछ वैकेंसीज अगर निकाली जाती हैं तो उनकी सैलरी एंड ऑल, वो सारी चीजें ऑलरेडी प्री डिसाइडेड हो जाएंगी, प्लान हो जाएंगी। नॉन प्लान में क्या होगा बेटा? सडनली अगर कुछ नेचुरल डिजास्टर्स अगर हो जाते हैं और उसके लिए गवर्नमेंट को ऑल ऑफ द सडन कुछ रिजर्व्स बनाने पड़ते हैं, तो वो होता है नॉन प्लान, क्योंकि गवर्नमेंट इनके लिए पहले प्लानिंग नहीं कर पाती है। कुछ सब्सिडीज हो सकती हैं, जैसे एट प्रेजेंट गवर्नमेंट अलग अलग तरह की सब्सिडीज दे रही है ड्यू टू दिस कोविड-19, तो ये भी क्या तरह की नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। Then the next is developed and non-developed expenditures, or we can say developing expenditures and non-development expenditures। तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स वो जिससे कि कंट्री का डेवलपमेंट पॉसिबल है, जैसे स्कूल्स ओपन करना, डिस्पेंसरीज ओपन करना, हेल्थ सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना। नॉन डेवलपमेंट के अंदर क्या होगा बेटा? इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, जैसे कि जितनी भी अलग तरह की मिलिट्री से रिलेटेड ट्रेनिंग्स होती हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग्स होती हैं, तो इनसे कोई कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो रहा, एक हिडन पार्ट है ये, तो ये हो जाता है नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स। अब बात करते हैं कैपिटल के बारे में। कैपिटल बजट दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज कैपिटल रिसीट एंड द अदर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल रिसीट कौन कौन सी होंगी बेटा? जैसे गवर्नमेंट ने कहीं से लोन लिया, बोरिंग्स लिए, तो वो एक तरह से क्या जगह गवर्नमेंट के लिए कैपिटल रिसीट। वो क्यों? क्योंकि जब भी कैपिटल रिसीट्स इंक्रीज होती हैं, that increases liabilities of the person or person we can say that गवर्नमेंट को रिसीव हो रही है, तो गवर्नमेंट कभी भी अगर लोन लेती है, बोरिंग्स लेती है, चाहे वो कहीं से भी ले, इंटरनल सोर्सेज से, एक्सटर्नल सोर्सेज से, फॉरेन गवर्नमेंट से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स वहां से भी अगर लेती है, कहीं से भी लेती है गवर्नमेंट लोन, सो दैट इंक्रीजेज द लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। क्लियर है बेटा? तो वो होगा कैपिटल रिसीट। इसी तरह से कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होंगे गवर्नमेंट के, इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडीज एंड ऑल, वो सारे गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ बजट। कंट्री में कितने टाइप्स के बजट हो सकते हैं? सो बेसिकली वी हैव थ्री टाइप्स। द वन इज बैलेंस्ड बजट। बैलेंस्ड मीन्स टू से जहां पे दोनों ही तरह की चीजें बैलेंस हो, इम्बैलेंसिंग ना हो। सो बैलेंस के अंदर क्या होता है बेटा?
गवर्नमेंट की टोटल एक्सपेंडिचर्स एंड टोटल रिसीट्स दे बोथ मस्ट बी इक्वल, or we can say that a situation where the total receipts are equals to the total expenditure is known as balanced budget. Then the next is surplus budget. और surplus budget के अंदर क्या होगा बेटा, surplus नाम से पता चल जाता है that something is profitable, कहीं ना कुछ प्रॉफिट हो रहा है। तो सरप्लस में क्या होगा बेटा, व्हेन द गवर्नमेंट रिसीट्स आर ग्रेटर देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, जहां पे रिसीट्स ज्यादा और एक्सपेंडिचर्स कम हो जाएंगे, तो वो जो यहां पे बैलेंसिंग फिगर होगा दैट रिप्रेजेंट्स द सरप्लस अमाउंट एंड दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज सरप्लस बजट। एंड द वेरी लास्ट इज डेफिसिट बजट, और इसमें क्या होगा, जस्ट अपोजिट, और वी कैन से दैट व्हेन देयर इज लेसर रिसीट्स एंड हायर द एक्सपेंडिचर्स। और हमारी कंट्री का जो बजट है बेटा वो डेफिसिट बजट ही होता है, जिसको आपने हिंदी में सुना होगा घाटे का बजट कहा जाता है। हमारी कंट्री में बेसिकली इसी तरह का बजट बनाया जाता है। रीजन इज दैट कि यहाँ पे अभी भी कंट्री लगभग डेवलपिंग सिचुएशन पे है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है रादर देन द रिसीट्स, और डेवलपिंग कंट्रीज में बेसिकली एक तरह का मोटिवेशन भी होता है। अदरवाइज अगर हमारी कंट्री में सरप्लस बजट हो जाएगा तो जितने भी गवर्नमेंट एफर्ट से या फिर इंडिविजुअल एफर्ट से वो डे बाय डे रिड्यूस होते चले जाते हैं, और एक टाइम के बाद में बैलेंस्ड एंड देन डेफिसिट हो ही जाता है। क्लियर बेटा? सो दीज वर द टाइप्स ऑफ बजट। So dear students, if we have taken the overview of the portion of macroeconomics chapter 3 and chapter 5, hope so you may have learned so many new things again. So all the best everyone for the examination. See you all again in the next video. Till that time, take care. Bye bye everyone.